नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे थे वीडियो एग्जाम 2025 के लिए राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था का भाग है उसकी बात कर रहे थे। हमारा टॉपिक चल रहा था सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण, जिसमें अपनी पहली क्लास कंप्लीट हो चुकी थी, जिसमें अपन ने सूखा और अकाल है वो अपने कंप्लीट पढ़ चुका है। अब इसके अंदर अपन पढ़ेंगे मरुस्थलीकरण, कुछ विविध फैक्ट्स, और फिर अपने हो जाएंगे विविध फैक्ट्स हो जाएंगे, कुछ मरुस्थलीकरण हो जाएगा, और तीनों के सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण के कंबाइन कुछ फैक्ट्स हो जाएंगे। उसके बाद में अपन ने PYQ कर लेंगे कुछ, और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी अपन देख लेंगे एज ए वन लाइनर। तो जो अपने जो टारगेट है वो टारगेट 30 आउट ऑफ 30 है इकोनॉमिक्स का, लेकिन इसके साथ में अपने ज्योग्राफी के कुछ एक दो टॉपिक भी है वो भी अपन इसके साथ साथ ही चल रहे हैं। तो आपको वो कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अकाल, सूखा और जो मरुस्थलीकरण है जितना मैं करवा रहा हूँ उतना आप कर लो, इससे आपका काम है वो हो जाएगा। इसके अलावा अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा, नहीं तो एग्जाम बंधु एकेडमी के नाम से सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। या फिर आप @एग्जाम बंधु एकेडमी सीधा लिख लीजिए, वहाँ से भी आप है वो अपना टेलीग्राम चैनल है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पे भी इनके अलावा, यहाँ के अलावा, क्लास के अलावा वहाँ पे भी मैं कुछ फैक्ट्स है वो शेयर करता रहता हूँ जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है। इस क्लास वाले फैक्ट्स भी मैं वहाँ देता हूँ ताकि आपको एक बार वापस पढ़ते याद हो जाए, और यहाँ पे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें याद हो, ठीक है। अपना पढ़ने का तरीका वही रहेगा जो अपन ने सूखा और अकाल में पढ़ा था। मरुस्थलीकरण की जो थ्योरी है, थ्योरेटिकल के प्रश्न भी आते हैं, तो आपको थ्योरी तो सिर्फ समझने के लिए पढ़ना है, बाकी फैक्ट्स है वो रटना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, मैं आपको सारा चीज़ें वो क्लास के वीडियो के साथ ही मैं आपको बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। जैसे देखो, मरुस्थलीकरण में मरुस्थल के बारे में हम जैसे पढ़ते हैं, तो मरुस्थल का जो उद्भव है वो है पर्मो कार्बोनिफेरस काल में, यानी मरुस्थल का उद्भव भूगर्भिक प्रमाण दर्शाते हैं कि पर्मो कार्बोनिफेरस काल में पश्चिमी राजस्थान में विस्तृत एक समुद्र था, ठीक है। यानी पर्मो कार्बोनिफेरस काल में पश्चिमी राजस्थान में एक विस्तृत समुद्र था, ठीक है। जुरासिक, क्रेटेसिस और इयोसीन के भूगर्भिक युगों में यह समुद्र के नीचे था, तथा धीरे धीरे यहाँ समुद्र खिसकने लगा, और प्लीस्टोसीन काल में यहाँ मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक है। किस काल में मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ? प्लीस्टोसीन काल में। ईसा पूर्व 4000 से 1000 के मध्य में पूर्ण मरुस्थलीय दशाओं का विकास हो गया। तो आपको ये थोड़ा आप ध्यान में रख सकते हो कि जो पूर्ण मरुस्थलीय दशाओं का विकास है वो कब हुआ? तो 4000 से 1000 ईसा पूर्व, 4000 से 1000 ईसा पूर्व जो वर्ष है उसके मध्य पूर्ण मरुस्थलीय दशाओं का है वो विकास हुआ। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद में यहाँ विद्यमान खारे पानी की झीलों को समुद्रों का अवशेष है वो माना जाता है, यानी खारे पानी की झीलों को क्या माना जाता है भाई? समुद्रों का है वो अवशेष माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार वाले दर्रे कौन से हैं? तो एक मीठड़ी है, एक बर है और एक सांबर है। यानी मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार वाले दर्रे कौन से हैं? मीठड़ी दर्रा, बर दर्रा और सांबर दर्रा। 3 दर्रों के आप नाम याद रख लेना, ठीक है। मीठड़ी, बर और सांबर। उसके बाद में देखो, राज्य का 57.1% भौगोलिक क्षेत्रफल किसी न किसी रूप में भूमिह्रास का शिकार है, यानी राज्य का 57.1% भौगोलिक क्षेत्रफल है वो किसी न किसी रूप में भूमिह्रास का शिकार है। 17 जून 1994 में पेरिस में मरुस्थलीकरण को बढ़ने से रोकने व उसके दुष्प्रभावों पर चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ भाई? मरुस्थलीकरण को लेकर के, बढ़ने से रोकने को लेकर के कहाँ पर आयोजित हुआ? ये डेट आप याद रखोगे, 17 जून 1994 कहाँ पर आयोजित हुआ भाई? पेरिस में सम्मेलन आयोजित हुआ, ठीक है। एक तो ये याद रखोगे। भारत सरकार ने इस पर, यानी इस सम्मेलन पर सहमति जताते हुए इसका क्रियान्वयन 1997 में थेमेटिक प्रोग्राम नेटवर्क यानी TPN फर्स्ट के अंतर्गत किया गया, ठीक है। तो भारत ने 1997 में इसका क्रियान्वयन किया गया है। इसरो द्वारा 2001 में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के रूप में मरुस्थलीकरण प्रोजेक्ट पर कार्य करना है वो प्रारंभ किया। यानी आपको ये ध्यान रख लेना है कि इसरो द्वारा मरुस्थलीकरण के प्रोजेक्ट पर कब कार्य प्रारंभ किया गया? 2001 में। कब किया गया था भाई? 2001 में इसरो द्वारा मरुस्थलीकरण पर कार्य शुरू किया गया। तो ये आपको डेट याद रख लेनी, 2001 पर कार्य शुरू किया। अब देखो, इसरो द्वारा
इस संदर्भ में 2007 में रेगिस्तानीकरण व भूमि संरक्षण एटलस के रूप में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। यानी इसरो का जो केंद्र है, कौन सा केंद्र, अहमदाबाद वाला जो केंद्र है उसके द्वारा, इसरो ने कब लिया था प्रोजेक्ट, 2001 में लिया। अहमदाबाद वाला केंद्र है उसके द्वारा 2007 में, डेट याद रखोगे, 2007 में रेगिस्तानीकरण एवं भूमि संरक्षण एटलस के रूप में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यानी ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के बारे में प्रश्न पूछा जाता है भाई, ठीक है ना। यहाँ रिपोर्ट के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि इसरो की 2007 में जो रेगिस्तानी भूमि संरक्षण के रूप में जो एटलस रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आधार पर कितना प्रतिशत है वो रेगिस्तान है, ये प्रश्न आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या ध्यान रखोगे, जैसे इनमें बताया गया कि राजस्थान का 67% क्षेत्र रेगिस्तानीकरण के अंतर्गत आता है। इसमें 44.42% है वो पवन अपर्दन, 11.22% जल अपर्दन, 6.25% वनस्पति अवकरण और 1.7% है वो लवणीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। यानी यह प्रश्न आता है कि भाई इसरो की जो इस रिपोर्ट के अंतर्गत रेगिस्तानीकरण के अंतर्गत कितना क्षेत्र आता है, तो 67% क्षेत्र है वो रेगिस्तानीकरण के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना है आंकड़ा, ठीक है। बाकी 44% पवन अपर्दन, 11% जल, 6 वनस्पति और 1 लवणीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपको ये डेट याद रखनी है, 67% इसरो के अनुसार, इसरो की अहमदाबाद शाखा 2007 में रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी की स्थापना की गई है भाई, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकने हेतु जोधपुर में काजरी की स्थापना है वो की गई 1959 में। ये भी डेट याद रखो। आगे देखो, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक क्षेत्रफल मरुस्थलीकरण भू अवक्रमण का है, ठीक है। यानी राजस्थान के कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, मरुस्थलीकरण भू अवक्रमण का है। यानी जो देश के कुल क्षेत्रफल, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना भाई द्वितीय स्थान रखता है। यानी देश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें द्वितीय स्थान किसका है भाई, मरुस्थलीकरण है, और इसका मरुस्थलीकरण एवं भू अवक्रमण का है, ठीक है। यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है भाई, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का है, ठीक है। देखो मरुस्थलीकरण प्रमुख है, मरुस्थलीकरण का कारण क्या है। अब यहाँ से जो प्रश्न है वो थ्योरी के प्रश्न आते हैं कि भाई जो मरुस्थलीकरण बढ़ने का या फिर बढ़ने रेगिस्तान का या फिर मरुस्थल बनने का प्रमुख कारण है वो क्या है, ये ऐसा प्रश्न है, वो यहाँ से प्रश्न आता है। अब वो आता है ऑप्शन के अंदर का आता है, और 4 ऑप्शन आते हैं ऐसे स्टेटमेंट में, 4 ऑप्शन ऐसे आते हैं कि चारों ही क्या है भाई, मरुस्थल के कारण है। तो अपने को आंसर का हम कैसे देंगे, हमें को ये भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा, चारों ऑप्शन सही लगेंगे। तो हमें उसमें से सबसे सटीक और जो सबसे प्रमुख कारण है, मैंने आपको कल अकाल वाली क्लास में भी बताया था कि जो सबसे सटीक और जो सबसे प्रमुख कारण होता है वही हमेशा आंसर देना। यानी इन चारों में से सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है वो हमें चूज करना है। इस तरीके के प्रश्न है, यहाँ से थ्योरेटिकल बेस्ड ज्योग्राफी के प्रश्न आते हैं, वो इस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो मरुस्थल का जो प्रमुख कारण क्या है, तो आप ये कहोगे सर अतिचारण है, अति वन उन्मूलन है, अति जुताई है, अति मृदा है, जल प्रबंधन है, भूमि प्रदूषण द्वारा प्रारंभ होता है। तो ये सारे मरुस्थल के कारण हैं। बाकी देखो मुख्य कारणों के अंदर जलवायु की कठोरता, उच्च तापमान, न्यून वर्षा, वनस्पति का अभाव, जनसंख्या वृद्धि है, अनियंत्रित पशुचारण है, ये सभी चीज़ आती है। भूजल स्तर में गिरावट है, निरंतर सूखा पड़ना है, भूसरण, वायु अपर्दन में वृद्धि, जहाँ सिंचाई का विस्तार है वहाँ लवणता, जल संचयन, जल रिसाव की समस्या यानी शेम की समस्या, जहाँ सिंचाई है वहाँ पे भी है वो मरुस्थल बढ़ रहा है, यानी लवणता बढ़ रही है, जल संचयन है, जल रिसाव हो रहा है, संसाधनों का अत्यधिक शोषण हो रहा है। तो जो आप जैसे आप ऑप्शन पढ़ोगे तो ये सभी कॉमन सेंस से प्रश्न हो जाएंगे भाई, ठीक है। इतना आप सभी को पता होता है कि मरुस्थल, सूखा, अकाल कैसे पड़ता है, ठीक है। तो ये प्रश्न होता है वो कॉमन सेंस से हो जाता है, इनको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। याद सिर्फ फैक्ट्स रखे जाते हैं, ये आप समझ जाओगे इसका। अब देखो राजस्थान में मरुस्थल क्षेत्रफल कितना है भाई, 2,09,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना है भाई, 2,09,000 है वो वर्ग किलोमीटर है, ये इसका जो क्षेत्रफल है। यानी 2,09,000 वर्ग किलोमीटर मरुस्थल का क्षेत्रफल है राजस्थान में, जिसमें से 34,000 क्या है, पथरीला है, और 1,75,000 क्या है, रेतीला है। यानी 1,75,000 रेतीला है, 34,000 है वो पथरीला है। यानी बालू का स्तूप युक्त कौन सा है, 41% है, और बालू का स्तूप मुक्त है ये, ठीक है। मुक्त कितना है, मुक्त 41% है, और युक्त कितना है, ये 58.5% है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
बालू का स्तूप मुक्त कितना है भाई, 41% है। और जो बालू का स्तूप युक्त कितना है, 58% है। ठीक है भाई, तो अपने युक्त नहीं, यहाँ पर मुक्त है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। आप क्या याद रखोगे, बालू का स्तूप मुक्त आएगा। मुक्त कितना है भाई, 41%। और युक्त कितना है, युक्त है 58%। ये आप ध्यान रखोगे। यानी ये यहाँ से याद कर लो, पथरीला है। पथरीला है तो क्या है, पथरीला का मतलब है क्या, बालू का स्तूप मुक्त है। ठीक है, यानी यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं है, तो जो पथरीला है वो क्या, बालू का स्तूप मुक्त है, यहाँ पर नहीं है, तो वो कितना है, 41% है। जो रेतीला है, रेत है, जहाँ पर क्या है भाई, बालू का स्तूप है, तो बालू का स्तूप युक्त है, तो कितने हैं, 58.5% है। तो यहाँ से ये चीज़ आप याद कर लेना। ठीक है, तो मुक्त और युक्त है, ये थोड़ा जो है वो याद रख लेना कि जो बालू का स्तूप है वो ज़्यादा है। आपको पता है कि रेगिस्तान है तो बालू का स्तूप ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा तो कितना होगा, 58.5%। और जो रेगिस्तान के अंदर पथरीला काम है तो वो 41.5% हो जाएगा। इस तरीके से आप इस चीज़ों को याद कर लीजिए। ठीक है, कुल जो क्षेत्रफल है वो आपको याद करना है, 2,09,000 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें पथरीला और रेतीला दोनों है, इसमें अलग अलग है। ठीक है, इन दोनों को आप अलग अलग याद कर लेना, यानी ये वाली जो लाइन है वो आपको याद करनी है इसके अंतर्गत। ठीक है, अब उसके बाद में देखो, राजस्थान में मरुस्थलीकरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान है, आप सभी को पता है, जिसमें बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जालौर जिले आते हैं। इसके अलावा अर्धशुष्क क्षेत्र नागौर, सीकर, जयपुर, झुंझुनू, चूरू, अजमेर, दौसा, पाली जिले भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, यहाँ तक भी है वो कॉमन सेंस की बात है। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में यद्यपि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है, किंतु ये भी मरुस्थलीकरण से अछूते नहीं है, क्योंकि वर्तमान में मरुस्थली जो क्षेत्र है उसकी वृद्धि है वो सिंचित भूमि की लवणता में वृद्धि, रिसाव और स्वयं की समस्या के कारण भी प्रकट हो रही है। यानी जैसे जो गंगानगर हनुमानगढ़ में सिंचाई तो है, लेकिन वहाँ की जो लवणता में वृद्धि हो रही है, जो स्वयं की समस्या हो रही है, जो रिसाव हो रहा है जल की, उसके कारण क्या है भाई, मरुस्थलीय क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक आपको ध्यान रखना है चीज़ को। उसके बाद में देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है, तो आप सभी को पता है सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो जैसलमेर का है, और सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला भी कौन सा होगा, जैसलमेर होगा। ये तो आपको याद रह जाएगा। लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है, तो वो भी आप कहोगे सर जैसलमेर ही है, 54% है, तो ये भी आपको याद रह जाएगा। प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है, ये आपको ध्यान रख लेना कि भाई न्यूनतम जो बंजर भूमि है वाला जिला कौन सा है, हनुमानगढ़ है। और इसका ये कारण है कि यहाँ पर है वो सिंचाई अधिक होती रही है, तो सिंचाई अधिक होने का कारण है। ठीक है, ये सिंचाई अधिक होने के कारण ये क्या है भाई, न्यूनतम बंजर भूमि वाला जिला है। ठीक है, और वो भी किसके, प्रतिशत के आधार पर। तो प्रतिशत के आधार पर जो संपूर्ण भूमि है हनुमानगढ़ की, उसका 0.17% ही वो क्या है, बंजर भूमि है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रति भूमि वाला जिला कौन सा है, तो जोधपुर है, ये भी याद रख लेना। सर्वाधिक प्रति भूमि वाला जिला कौन सा है, जोधपुर है। तो ये आपको वो फैक्ट याद रखने हैं। इसका स्रोत क्या है भाई, कृषि सांख्यिकी 2020-21 की जो रिपोर्ट है उसका ये स्रोत है, आपको याद रख लेना। प्रतिभूमि जोधपुर, न्यूनतम बंजर भूमि हनुमानगढ़ प्रतिशत के आधार पर, और सर्वाधिक भूमि है वो अपने दोनों ही जैसलमेर है, प्रतिशत हो चाहे क्षेत्रफल हो। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो, मरुस्थलीकरण या फिर बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। ठीक है, मरुस्थलीकरण और बंजर भूमि विकास कार्यक्रम है वो क्या है, देखो, राजस्थान में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और यूनेस्को के शोध 4 जून 2013 के अनुसार 20 वर्ष पहले तक 12 जिलों जो है वो मरुस्थलीय थे। यानी 20 वर्ष पहले तक 12 जिले मरुस्थलीय थे, लेकिन इसमें 5 नए जिले जयपुर, अलवर, अजमेर, राजसमंद और सिरोही शामिल हो गए हैं। यानी आप ये देखो कि जो रिपोर्ट किसकी है, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट है पहली, तो राजस्थान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और यूनेस्को के शोध के अनुसार, यानी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और यूनेस्को के शोध के अनुसार 2000 जो शोध कब हुआ था, 4 जून 2013 को, उसके अनुसार 20 वर्ष पहले तक तो भाई कितने हैं, तो आपको याद क्या रखना उसके अंदर याद रखना कि पहले तो कितने जिले थे भाई, 12 जिले मरुस्थलीय थे। अब ये कह रहे हैं कि 5 और नए शामिल हो गए, यानी कितने जिले शामिल हो गए, 17 जिले हो गए। 5 कौन से शामिल हो गए, जयपुर, अलवर, एकदम पूर्वी मैदानी प्रदेश में अलवर तक चला गया वहाँ,
फिर यहाँ पर है अजमेर, राजसमंद है, ठीक है, ये दक्षिण का जिला, और सिरोही। यहाँ जो राजसमंद, सिरोही, अलवर, इन जिलों को याद रखना है, ठीक है। अजमेर, जयपुर, तो इन 5 जिले भी ये शामिल हो गए, लेकिन ये सिर्फ किसके, इस रिपोर्ट के आधार पर ही शामिल हुए। ये रिपोर्ट ही बताती है, ठीक है, यूनेस्को और ये केंद्रीय ग्रामीण विकास के आधार पर ही आपको याद रखना है कि 12 और 5 नए जिले शामिल है, ये है। तो ये इस रिपोर्ट के आधार पर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो, काजरी के शोध अनुसार रेगिस्तान के कुल क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो कि वर्तमान में 9,000 वर्ग किलोमीटर और बढ़ गया। अभी अपन ने पढ़ा था 2,09,000, अभी हमने कितना पढ़ा था, 2,09,000 हमने पढ़ा था पिछले स्लाइड के अंदर, कि जो रेगिस्तान का क्षेत्रफल है वो कितना है, 2,09,000 वर्ग किलोमीटर है। ये काजरी कहती है कि जो रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना था, ये 2 लाख वर्ग किलोमीटर था, लेकिन जो ये वर्तमान में 9,000 वर्ग किलोमीटर है वो और अभी बढ़ा है, ठीक है। तो ये किसने कहा, ये काजरी ने कहा। उसके बाद में वर्तमान में राज्य का 67% भाग मरुस्थलीकरण की चपेट में आ गया है। तो ये हम पढ़ चुके थे, 67% भाग है वो मरुस्थलीकरण की चपेट में आ चुका है, और ये रिपोर्ट इसरो ने भी बताई थी, हमने इसरो वाली रिपोर्ट में भी हमने पढ़ा था ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 67% याद रखना है। उसके बाद में देखो, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 1994 में पेरिस में गठित किया गया था। इसमें 196 देश शामिल थे। अभी हमने पहले पढ़ लिया था कि जो मरुस्थलीकरण के लिए 1994 में पेरिस में क्या हुआ, एक कन्वेंशन हुआ था देशों के मध्य। उसके बाद में 14 अक्टूबर 1994 में भारत सरकार ने मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने हस्ताक्षर कब कर दिए थे, 14 अक्टूबर 1994 को कर दिए थे, ठीक है, उस कन्वेंशन पर जो पेरिस में हुआ था, मरुस्थलीकरण के लिए हुआ था। 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण को रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 17 जून 1995 से ये मनाया जाने लगा। यानी आपको डेट याद रखनी, एक तो 17 जून, डेट क्या याद रखोगे, 17 जून, किस रूप में याद रखोगे, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, ठीक है भाई। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब है, 17 जून को है। ये डेट याद रखनी है आपको, एग्जाम में पूछी जाती है, 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, ये डेट याद रखनी है आपको। उसके बाद में ये कब से मनाई जा रही है, तो ये जो है वो 17 जून 1995 से है वो मनाई जा रही है। पहली बात, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के 12 जिलों को मरुस्थलीकरण माना है। ये डेट भी आपको याद रखनी है भाई, ये इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के कितने जिलों को मरुस्थलीकरण के रूप में माना है, तो कितने जिले, 12 जिले हैं भाई, 12 जिले याद रखोगे, डेट और जो है वो डाटा, और राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा ये याद रखोगे। सर्वाधिक रेगिस्तान का प्रसार हेतु नाचना गांव जैसलमेर जाना जाता है, यानी सर्वाधिक रेगिस्तान का प्रसार हेतु कौन सा गांव फेमस है, तो आप ये कहोगे, ऑप्शन आएगा तो उसमें नाचना गांव हमारा सही करना है, ठीक है। सर्वाधिक रेगिस्तान का प्रसार हेतु नाचना गांव जैसलमेर है वो जाना जाता है। उसके बाद में देखो, मरुस्थलीकरण या फिर मरुस्थलीय प्रसार को रोकने के लिए किया जा रहे हैं सरकारी प्रयास, ठीक है। अब देखो सरकारी प्रयास कौन कौन से हैं, अपने को क्या क्या पढ़ना है, उसमें भी हल्का सा अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, ये कार्यक्रम सरकार ने 1974-75 में प्रारंभ किया गया था। अब अपने को इसमें क्या है कि बहुत कुछ चीज़ें याद रखनी है। सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं इनके इन्हीं योजनाओं से संबंधित होता है, जो सरकारी प्रयास है इन्हीं प्रयासों से सबसे ज़्यादा प्रश्न है वो यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो ये आपको योजना है वो आपको डिटेल्स में और एक एक पॉइंट इनका रटा मारना है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न काफ़ी आते हैं। देखो, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं यहाँ से, ठीक है। मरु विकास कार्यक्रम के भी प्रश्न आते हैं। तो देखो, सूखा संभावित जो क्षेत्र कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम शुरू कब हुआ, पहला बात तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ, जो आ रहे हैं वो आपको याद रखना है। नाम याद रखोगे, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, रटा मार लेना इसका, कब शुरू हुआ था, 1974-75 में शुरू हुआ, याद कर लेना। वर्तमान में कितने ज़िले हैं, तो 13 ज़िले हैं, ठीक है। कितने ज़िले याद करोगे आप, 13 ज़िले याद करोगे, ठीक है। 11 पहले थे और फिर अलवर कुछ भरतपुर का जो कुछ क्षेत्र शामिल किया गया था, इसके अंदर अब 13 ज़िले शामिल है, ठीक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाना है, ठीक है। देखो, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है, इसमें अब मैंने जो है वो शॉर्ट में पढ़ा कि 1974-75 और 13 ज़िले, 2 चीज़ इसके अंदर है, ठीक है। बाकी सूखा संभावित नाम से स्पष्ट हो जाएगा इसका उद्देश्य, 2 चीज़ हम पढ़े। लेकिन अब आपको इसके लिए क्या है भाई, टेलीग्राम पे जाना होगा, अपने वाला चैनल है वो एग्जाम बंधु अकेडमी टेलीग्राम, उस पर जाना होगा। उसमें मैं आपको इसमें सूखा संभावित जो है ये योजना है उसको मैं आपको डिटेल में शेयर करूंगा। क्या करूंगा भाई, डिटेल में शेयर करूंगा, ठीक है। उसको और डिटेल में शेयर करूंगा, ये 5-10 लाइनों के अंदर मैं इसको शेयर करूंगा, तो वहाँ से आपको भी इसको एक बार पढ़ना है, या तो ये कुछ चीज़ें रखनी है,
ठीक है, या तो आपको जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें याद रखनी है 1974-75, लेकिन वहाँ से आपको एक बार है वो पढ़ लेना है। टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा इस योजनाओं के, ऑफिशियल से या फिर कहीं से भी जो है वो रिलायबल सोर्स है वहाँ से भेज दूंगा। वहाँ से आपको उसको रीडिंग लगा लेना है। एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है भाई पढ़ लिया। या तो यही रखने हैं कि 1974-75 में शुरू हुआ, 1000 बार पूछा गया प्रश्न है और 13 जिले इसमें शामिल है। इन योजनाओं के मुख्यतः दो चीज़ ही पूछते हैं, एक तो जो सरकार का है वो भाग है, कितना कितना अनुपात में इनका है वो रेशियो रहता है, और एक ये रहता है कि कब शुरू हुआ और ये कितने ज़िलों में संचालित है। ये तीन चीज़ें इसमें ज़्यादा पूछी जाती है, तो वो मैं वहाँ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप देख लेना। मरु विकास कार्यक्रम DDP, ठीक है, तो मरु विकास कार्यक्रम क्या है भाई, ये कार्यक्रम 1977-78 में शुरू हुआ है। याद रख लेना कार्यक्रम कब शुरू हुआ है, 1977-78, ये फिक्स आते हैं प्रश्न, ठीक है। 74-75 सूखा संभावित कार्यक्रम, 77-78 मरु विकास कार्यक्रम। केंद्र सरकार में 100% सहायता से ये प्रारंभ किया गया था। 1999 से ये 75-25% के रूप में ये चलने लगे, ठीक है, 75 और 25 के अनुपात में ये चलने लगे। और वर्तमान में कितने जिलों में भाई, 16 जिलों के अंदर, ये याद रख लेना, ठीक है, 16 जिलों के अंदर है वो संचालित है। तो इसके अंदर आप तीन चीज़ याद रखोगे कि 1977-78 में शुरू हुआ तो 100% केंद्र सरकार का था, 1999 में 75-25 हो गया और 16 जिलों में है वो ये संचालित है। इसका भी डिटेल मैं वहाँ टेलीग्राम पे और शेयर कर दूंगा, ठीक है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है वो काजरी है। उस काजरी की स्थापना कब हुई थी, ये हम पहले भी पढ़ चुके थे कृषि वाले में, 1959 केंद्र सरकार द्वारा हुई थी। मरुस्थलीय समस्याओं को शोध कार्यक्रम के रूप फलस्वरूप काजरी का है वो गठन किया गया था, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मरुस्थल प्रसार रोकथाम कार्यक्रम, देखो मरुस्थल प्रसार रोकथाम जो कार्यक्रम है, मरुस्थल प्रसार रोकथाम कार्यक्रम, उसकी स्थापना कब हुई थी भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1999-2000 में हुई थी। 1999 और 2000 में हुई थी। केंद्र राज्य का संबंध है वो 75-25 है और ये 10 मरुस्थलीय जिलों में टिब्बा यानी बालू का स्तूप स्थिरीकरण हेतु संचालित है भाई, ठीक है। यानी ये प्रश्न अगर आ जाए कि कौन सी जो कार्यक्रम है वो टिब्बा या बालू का स्तूप स्थिरीकरण हेतु संचालित है, तो मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम CDP इसका सही आंसर हो जाएगा। 1999-2000 में स्थापना की थी, 75-25 भागीदारी कार्यक्रम ये, और 10 मरुस्थलीय जिलों के अंदर आपको जिले याद रखने, स्थापना याद रखनी है, ठीक है, और कुछ ये याद रखने, कुछ चीज़ें ही इसमें याद रखनी है। डिटेल इसकी भी मैं कहाँ शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पे, ठीक है। मरु विकास बोर्ड, मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1966 में हुई थी। उद्देश्य है मरुस्थलीय क्षेत्र के विकास के लिए। देखो ये तो नाम से स्पष्ट हो जाते हैं, ये उद्देश्य वगैरह तो कॉमन सेंस की चीज़ें, आपको फैक्ट्स याद करने हैं। 1966 में मरु विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी। मरु वृक्षारोपण कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1977-78 में हुई थी। इसमें भी 10 जिले शामिल है, यानी मरु वृक्षारोपण कार्यक्रम में कितने 10 जिले हैं, और मरु विकास में जो है वो 1966 हुई थी मरु विकास बोर्ड, और मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम में कितने 10 जिले शामिल हैं। उसके बाद में देखो अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम परियोजना, तो ये शुरुआत कब हुई थी, ये डेट आती है भाई, ठीक है। अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम है ना, ये इसका प्रश्न आता है, ठीक है, 1 अप्रैल 1992 इसका प्रश्न आता है। ये डेट आपको याद रखनी है, 1 अप्रैल 1992 जापान की मदद से। ये दोनों ही चीज़ें आप पूछते हैं, ठीक है, यानी अरावली आपको याद रखना है। अरावली वृक्षारोपण आपको याद रखना है। कार्यक्रम है अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम या परियोजना, कब शुरू हुई थी, तो 1/4/1992 यानी 1 अप्रैल 1992 को शुरू हुई थी। किसकी मदद से भाई, जापान की मदद से, ये आपको याद रखना है। 31 मार्च 2000 को ये समाप्त हुई थी। 10 गैर मरुस्थलीय जिलों में संचालित इसका द्वितीय चरण 2011 से 2018 तक चला। इसमें राजस्थान के मरुस्थल के 10 जिले शामिल है तथा 7 वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र शामिल है। यानी पहले जो पहला चरण था इसका 1992 में शुरू हुई थी, तब इसमें क्या था भाई, 10 गैर मरुस्थलीय जिले में संचालित था भाई, ठीक है, 10 गैर मरुस्थलीय जो जिले में संचालित है। उसके बाद में इसका द्वितीय चरण आया 2011 से 2018 तक। इसमें राजस्थान के मरुस्थल के 10 जिले शामिल थे तथा 7 वन्य जीव है वो संरक्षित क्षेत्र शामिल थे। उसके बाद में देखो मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम 1999-2000, अभी अपन ने पढ़ लिया पहले। मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम 1999 75-25 और 10 मरुस्थलीय जिले, यही पढ़ा है कि 1999 में 10 मरुस्थलीय जिले और 75-25 मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम, याद रखना इंपॉर्टेंट है। हरित राजस्थान योजना 2009 में चलाई गई थी, यह भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना जायका जापान के द्वारा है वो संचालित है, ठीक है, तो ये जायका द्वारा संचालित है हरित राजस्थान योजना 2009। मरुस्थलीय वृक्षारोपण एवं मृदा संरक्षण केंद्र कहाँ है भाई, ये अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं कि मरुस्थलीय वृक्षारोपण एवं मृदा संरक्षण केंद्र कहाँ है, जोधपुर के अंदर है,
कहाँ है, याद रख लेना। मरुस्थलीय वृक्षारोपण एवं मृदा संरक्षण केंद्र कहाँ है, जोधपुर में। हरित राजस्थान योजना याद रखोगे कहाँ है, 2009 में संचालित की गई है। उसके बाद में ऑपरेशन खेजड़ी याद रखोगे भाई 1991, ऑपरेशन खेजड़ी याद रखोगे 1991, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। वानिकी विकास परियोजना मरुस्थलीय जिलों में वन विकास को बढ़ावा देने हेतु ये कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको कि जो वानिकी विकास परियोजना मरुस्थलीय जिलों में वन विकास को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम है वो कब 1995 में शुरू किया गया था। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखो अपना आएगा कंदरा सुधार कार्यक्रम। क्या आएगा भाई, कंदरा सुधार कार्यक्रम 1987-88 का, ये डेट आपको याद रखनी है। कंदरा सुधार कार्यक्रम 100% व्यय इसका केंद्र सरकार करती है। 8 जिले कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़, 4 हाड़ौती वाले और उसके बाद में सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, यानी जो उस सीमा के आसपास में जो चंबल नदी वाला है या फिर कंदरा सुधार कार्यक्रम जो उस चंबल नदी वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंतर्गत सीमा के आसपास में जो क्षेत्र है उसी में ये संचालित है। 100% है वो उसके 8 जिले आपको याद रखने हैं और 100% है वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। 1987-88 में हुआ था। अपने अकाल में पढ़ा था 1987 में त्रिकाल अकाल पढ़ा है जिसमें कितने जिले, 27 जिले इसमें शामिल थे, ठीक है। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1993-94, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम है 1993-94 में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में संचालित है, यानी ये 4 जिलों में संचालित है। पहली बात जिले याद रखो कितने, 4 जिले। नाम क्या है, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1993-94 और 100% है वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। उसके बाद में आपको क्या याद रखना है, मरुगोचर योजना 2002-03, ठीक है। क्या याद रखोगे, मरुगोचर योजना है 2002-03। इसका जो व्यय है वो केंद्र राज्य द्वारा 75% है। राजस्थान के कितने जिले शामिल है भाई, राजस्थान के इसमें 10 जिले शामिल है। बंजर भूमि होने वाले परिवर्तनों पर नजर रखने हेतु वर्ष 2003 में राष्ट्रीय बंजर भूमि अधुनातनीकरण मिशन के रूप में शुरुआत हुई है। यानी आप याद रखोगे इसमें बंजर भूमि में होने वाले परिवर्तनों पर नजर रखने हेतु 2003 में राष्ट्रीय बंजर भूमि जो अद्यतनीकरण मिशन है, यानी अद्यतनीकरण यानी अपडेशन, ठीक है, अपडेशन जो मिशन है उसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो बंजर भूमि में होने वाले परिवर्तनों पर नजर रखने के लिए मरुगोचर योजना याद रखोगे 2003 और 2004 में 75-25 है वो वे है और 10 जिले इसके अंदर शामिल है, ठीक है। बंजर भूमि एवं चारा का विकास बोर्ड 2016 में सृजित किया गया था। याद रखोगे बंजर भूमि एवं चारा का विकास बोर्ड कब 2016 में सृजित किया गया था, 22 दिसंबर 2016। आगे डेट भी आएगी, हम वहाँ से अपन इसको थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बंजर भूमि एवं चारा का विकास बोर्ड है वो इंपॉर्टेंट है। रूप भाइला कार्यक्रम एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। रोंग भाइला कार्यक्रम, ये नारा स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा दिया गया था। ये डूंगरपुर बदशीर डूंगरपुर में दिया गया था 1996 में। तो आप ये याद रखोगे 1996 रूप भाइला कार्यक्रम। दो चीज़ याद रखोगे, रूप भाइला कार्यक्रम क्या याद रखोगे 1996, ठीक है। कहाँ पर जो है वो दिया गया था, ये डूंगरपुर में दिया गया था और ये नारा दिया था राजीव गांधी द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखोगे 1996। उसके बाद में देखो मरुस्थल में वन विकास हेतु कार्यरत संस्थाएं, ठीक है। तो मरुस्थल में वन विकास हेतु जो कार्यरत संस्थाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में अब हमारे क्या रहेगा, बाकी मरुस्थल में वन विकास हेतु संस्थाएं हैं, फिर मगरा मेवात क्षेत्रीय विकास जो है, नीरांचल जीवनधारा परियोजना, डांग क्षेत्र विकास, समेकित बंजर भूमि, माडा है योजना, बिखरी जनजाति योजना, वानिकी योजना, चारागाह ये बोर्ड, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ना है। फिर कुछ फैक्ट, फिर पारिस्थिति, फिर ये कुछ तो अकाल से संबंधित जो कार्य है और उसके बाद में जो वर्तमान लेटेस्ट घटनाएं, फिर जो है मरुस्थल और अकाल से संबंधित पूछे गए एग्जाम में प्रश्न और कुछ थोड़ी सिलेबस के बारे में चर्चा। तो ये जो अपनी चीज़ें बाकी बची है वो अपन करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो, अगर यूट्यूब पे आप नहीं हो, अगर अभी तक आपने हमारा जो चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया, तो आप दोनों जगह एग्जाम अकेडमी के नाम से चैनल है, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर मेरे क्लास और प्रयास पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर
शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में अपना ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी अपना ये टॉपिक कुल 3 क्लासों में कंप्लीट हो गया, जिसमें सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण से संबंधित इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी के कंप्लीट है वो टॉपिक आ चुका है वीडियो के अंदर। इससे बाहर है वो एक भी प्रश्न अपना नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अंदर योजना भी शामिल की है। इसके अलावा आप टेलीग्राम को फॉलो करते रहिए, टेलीग्राम पे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बेहतर रहूँगा वहाँ से भी अपने है वो प्रश्न आने तय है।